मार्च के करंट अफेयर्स में अब हम जो स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है और मार्च के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए भी मैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हिंदी में मैं नोट डाउन करवाता हूं, उसे मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपके लिए दोनों माध्यम के विद्यार्थी उसे पढ़ पाएं। तो देखिए हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन। फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे, जिस पर चर्चा होगी, उनका मैंने एक इमेज, एक फोटो आपके साथ शेयर किया है। मैडम का नाम है मधाबीपुरी बुच। रेस्पेक्टेड मैडम मधाबीपुरी बुच has become the first woman chairperson of which financial regulator। तो देखिए, वित्तीय संचालन से संबंधित संस्था, वित्त से संबंधित एक ऐसी संस्था जिसकी पहली महिला चेयरपर्सन या अध्यक्ष बनने का गौरव मिला, और वो जो गौरव मिला है मधाबीपुरी बुच। तो मैं आप लोगों के सामने एक नाम लिख रहा हूं, रेस्पेक्टेड मधाबीपुरी बुच। वो जो मधाबीपुरी बुच है, मैंने उनकी एक इमेज आप लोगों के शायद शेयर की है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी वित्तीय संस्था है जिसकी प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव मिला है मधाबीपुरी बुच को। तो प्रश्न के अंदर क्वेश्चन में नेम ऑफ फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन इज आल्सो गिवन, वो पहले ही दे दिया गया है। अब पहली महिला चेयरपर्सन एक फाइनेंशियल या वित्त से जुड़ी संस्था, यह जो दिया गया है इट इज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या एक तरह की वित्तीय संस्था है, उसको रेगुलेट करने वाली। अब ये वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्थाओं को रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेट करने का मतलब होता है, अर्थ होता है नियमन करने वाली संस्था, उसकी अध्यक्ष बनाया गया है। तो मधाबीपुरी के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप अध्यक्ष बनी है, इमेज से आपको नाम याद रह जाएगा, कुछ इनकी उपलब्धियां हम पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि मधाबीपुरी अभी किस संस्था से अध्यक्ष बनी है, किस संस्था का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। मधाबीपुरी बुच की पहली उपलब्धि, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू लीड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ये कह दूं मधाबीपुरी के बारे में कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फर्स्ट नॉन आईएएस चेयरपर्सन है, तो जैसे इस संस्था के लिए प्राय होता है, ये जो इस पद पर पहुंचते हैं वो आईएएस कैडर के पूर्व अधिकारी होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में यहां अपॉइंट कर दिया जाता है क्योंकि उनका एक अच्छा बेटर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहां पर देखिए पहली बार नॉन आईएएस चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है। नॉन आईएएस चेयरपर्सन का मतलब है कि ये निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर से संबंधित रही हैं, और जब प्राइवेट सेक्टर में आपने इससे पहले काम किया, आईसीआईसीआई बैंक में भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभा चुकी हैं। अब देखिए ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, आप सारे स्टूडेंट सुनेंगे, वो भारत में प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट, बिगेस्ट, सबसे टॉप बैंक है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई का नाम आता है, वैसे ही अगर प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक अगर कोई इंडिया में है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक।
वहां पर आप मधाबीपुरी बुच सेवाएं दे चुकी हैं। एट द एज ऑफ 56 वो लिख रहे हैं शी इज द यंगेस्ट चेयरपर्सन। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ 26 साल की उम्र की आप सबसे युवा चेयरपर्सन, आप इस संस्था की सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव रखती हैं। तो मधाबीपुरी बुच को जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष के रूप में, अब मैं उस संस्था के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप लोग कमेंट में अपने आंसर शेयर करते रहें और जो मैंने यहां नोट किया है उसे वन लाइनर अप्रोच में आप पॉज करके वो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर दिया गया, इन्होंने सेबी के बारे में दिया है, इन लोगों ने जो दिया है क्वेश्चंस के अंदर एफआरबी के बारे में दिया, ओसीसी दिया, एफडीआईसी दिया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, बिकम एज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन एट द एज ऑफ 56, यंगेस्ट चेयरपर्सन मधाबीपुरी बुच आपको अपॉइंट किया गया है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट्स सेबी। आप आंसर नोट कर लीजिए सेबी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को सेबी के बारे में जो शेयर किया है वो आंसर आप लोग नोट करें। अब यहां पर सेबी आपका आंसर है, ये तो आपको मिल गया। अब हम ट्रेडिशनल जीके के कुछ फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की स्लाइड में देखेंगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटी का मीन होता है प्रतिभूति और विनिमय, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लिख लीजिए प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। अब देखिए सेबी को जब इस्टेब्लिश किया गया, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1988। देखें इसकी स्थापना कब की गई थी सेबी की? ये 1988 में इट वाज इस्टेब्लिश्ड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी? सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शंस क्या है? ये रूल्स और रेगुलेशन बनाती हैं किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेबी। तो देखिए भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो शेयर मार्केट सिक्योरिटी का मार्केट है, प्रतिभूति का मार्केट है। तो शेयर बाजार के नियम बनाना ये किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेबी की। 1998 में तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिए गए और इसे संवैधानिक दर्जा देकर के कुछ राइट भी दे दिए गए। तो 1988 में वो जो सेबी एस्टेब्लिश हुआ था, 1992 में इसको कुछ पावर दी गई, इसको कुछ शक्तियां दी गई और अब ये न केवल शेयर मार्केट के रूल्स और रेगुलेशन के रेफरेंस में काम करती है, बल्कि चिट फंड कंपनी। देखिए भारत में कई बार फ्रॉड होता है चिट फंड कंपनियों के माध्यम से, लोग लुट जाते हैं, अपनी पूंजी गंवा देते हैं। तो सेबी को ये राइट दिया गया है कि जो चिट फंड कंपनीज हैं, अगर उनकी शिकायत उनके पास पहुंचती है, कंप्लेन पहुंचती है, दे हैव राइट टू डू एक्शन, वो एक्शन लेने के अधिकारी हैं। तो सेबी अब चिट फंड कंपनियों पर भी कंट्रोल करती है। ये क्वेश्चन आपकी ट्रेडिशनल जीके में नोट कर लीजिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेबी, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1988 में। ये बार बार आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपके लिए मधाबीपुरी बुच भारत में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए भारत में बड़ी चर्चाएं हुई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई और भारत में
एक प्रोसेस शुरू किया गया जिसको कहा गया जीएसटी। अब भारत में जब जीएसटी लागू किया गया तो एक क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट बैंक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRO विच आर इन न्यूज एट प्रेजेंट। जो वर्तमान में चर्चा में है, खबरों में है, MRO। बैंक पीओ का तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये MRO जो शब्द है, आजकल जो न्यूज़पेपर में कुछ नई टर्म चर्चा में होती है जैसे MRO, तो MRO जो आजकल न्यूज में चर्चा में है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRO, ये बैंक और बैंक में बार बार पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस अप्रोच है। तो आप लोगों को मैं जो यहां लिखाना चाह रहा हूं कि बताइए जीएसटी की दर, आखिर ये जो जीएसटी की बात की जाए, आपको तो पता ही है जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है, जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, बैंक क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, तो सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, तो सारे स्टूडेंट सुनेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRO, तो अभी तो यहां क्वेश्चन को देखते हैं। द सेंटर, केंद्र सरकार हैज रिड्यूस, घटा दी है जीएसटी की दर। मैंने ये एरो बना दिया है, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने घटा दी है जीएसटी की रेट फॉर डोमेस्टिक MRO सर्विसेज टू हाउ मच। वो कह रहे हैं कि MRO सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की दर केंद्र सरकार ने कितनी घटाई। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो MRO सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की दर, जो जीएसटी की दर कितनी थी, 18% थी। अब ये रिड्यूस करके वर्तमान में केंद्र सरकार ने कितने परसेंट कर दी है, 5%। 5% इज योर आंसर, 10, 15, 7। अब 18% से रिड्यूस करके वर्तमान में जीएसटी MRO सर्विसेज पर कितना अनाउंस कर दिया गया है, नाउ इट इज 5%। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में है, ट्रेडिशनल जीके में जीएसटी की फुल फॉर्म, और बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए MRO पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अब देखिए, मैं आगे विषय को बढ़ा रहा हूं, इसी स्लाइड को डिस्कस करना है हमारे को स्टूडेंट। अब इसी स्लाइड को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर होंगे, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में बेस बनेंगे सक्सेस का। अब देखिए, हमने जीएसटी को पढ़ा और यहां पर MRO को पढ़ा, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRO, और ये लिख रहे हैं MRO सर्विसेज। वो MRO क्या है, ये कह रहे हैं MRO है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट, मरम्मत। और जो रिपेयर का काम होता है वो भी मरम्मत है। हम मेंटेनेंस को ये कह सकते हैं वो रख रखाव का काम है, रिपेयरिंग का काम है। और तीसरे टर्म ओवरहॉल्स। ओवरहॉल्स का मतलब है पूरी तरह रख रखाव कर देना। तो तीन टर्म यहां रिप्रेजेंट कर रही है। MRO पर जीएसटी रेट 18% से रिड्यूस करके नाउ इट इज ओनली 5%। व्हाट इज द मीन ऑफ MRO सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। इट इज फुल फॉर्म ऑफ MRO। जो स्टूडेंट बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, अप्रोच महत्वपूर्ण बनी रहेगी। जो क्लर्क ग्रेड के एग्जाम फॉलो कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, MRO आजकल न्यूज में है, चर्चा में है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इट इज मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल सर्विसेज। तो जीएसटी की रेट घटा करके कितने परसेंट कर दी गई, 5% कर दी गई। क्यों की गई है, तो देखिए आप लोगों को मैं यहां उसके बारे में भी शेयर कर रहा हूं, भारत सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों किया। अब देखिए यहां पर ऐसा निर्णय क्यों किया गया। इट वॉज रिटन एप्लीकेशन इन राज्य सभा, इट इज अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। वो भारतीय संसदीय प्रणाली का उच्च सदन है। राज्यसभा में एक रिटन एप्लीकेशन दी गई थी बाय एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। वो एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा, एविएशन उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि भारत के अंदर निकट भविष्य में हम लोग 21
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया गया जाएगा और यहां पर जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में भारत के एयरपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन नेक्स्ट 5 ईयर वो कितने करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है? 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में होगा। तो देखिए, बढ़ता भारत, विकसित भारत, अब यहां पर एक टर्म आ गई है कि भारत में हवाई सेवाओं का विकास किया जाएगा। नरेंद्र जी मोदी सरकार ने आपको यह कहा था हर जिले में एक एयरपोर्ट हो, यह हमारा प्रपोज्ड प्लान है। तो देखें, यहां पर हम जब इस करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, हमने एमआरओ टर्म को क्लियर किया और यहां पर जब उसको डेप्थ में पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए एक नई टर्म आ गई है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स। तो अगर जैसे आईएएस मेंस में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं इस तरह से, आखिर ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट क्या है, इसे समझाइए। तो देखें, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स क्या है, बने रहिए लगातार करंट अफेयर्स की क्लास में, इसी वीडियो में आगे की स्लाइड में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर डिस्कशंस होंगे, मैं आपको क्लियर करूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखिए, वो 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इन नेक्स्ट 5 ईयर होगा, इसीलिए क्योंकि जहां पर वहां पर रिपेयरिंग मेंटेनेंस के वर्क भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम हो, खर्चा कम हो। राज्यसभा में एविएशन डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें भारत के जो एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करना है उसमें रिपेयरिंग वर्क है, उसका मेंटेनेंस वर्क है, ओवरऑल वर्क है, इसके लिए अगर आप जीएसटी की रेट कम कर देते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, हमारा खर्चा एक्सपेंसेस कम होंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से इन्हें डेवलप कर पाएंगे। सरकार ने इसीलिए एमआरओस पर 80% जो जीएसटी की रेट थी उसे रिड्यूस कर स्टूडेंट्स कितने परसेंट कर दिया है? 5%। तो मेरे स्टूडेंट जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, आप अंडरलाइन कर लीजिए, 5% को लिख लीजिए आंसर के फ्रेम में। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे हम लोग। देखिए, देश का विकास हर क्षेत्र में, अभी तो कुछ वीडियोस हम ऐसे देख रहे हैं नेशनल नेटवर्क के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जब हम देख रहे हैं कि जब वुमेन्स हॉकी में अंतिम स्थिति में कहीं न कहीं सफलता हाथ नहीं लगी, तो भारत की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया और उनसे संवाद किया और उनको अप्रिशिएट किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके देश में जो शीर्ष पद पर बैठे हुए लीडर्स हैं वो डायरेक्ट आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में लगातार हमारे अचीवमेंट्स बढ़ रहे हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है, वो मोटिवेट होते हैं और अचीवमेंट्स जुड़ेंगे। देखिए, योनेक्स जर्मन ओपन, ये देखिए मैंने एक आपको इमेज शेयर की है, इट इज बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो अगर हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विच इंडियन शटलर, शटलर का मतलब वही होता है प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, तो प्लेयर ऑफ बैडमिंटन तो डिफिटेड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, यहां पर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग है और इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। तो वर्ल्ड में रैंकिंग के रेफरेंस में विक्टर एक्सेल्सन नंबर 1 रैंकिंग रखते हैं जर्मन ओपन 2022 के सेमीफाइनल में। तो जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी ने, किस भारतीय शटलर ने वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग रखने वाले विक्टर एक्सेल्सन को परास्त किया, उसे हरा दिया? वो कह रहे हैं क्या ये लक्ष्य सेन है, एचएस प्रणोय हैं और किदाम्बी श्रीकांत हैं, कृष्ण प्रसाद गारागा हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर है, आपकी न्यूज में है, चर्चा में है, हाइलाइट्स में है, लक्ष्य सेन। तो मेरे सारे स्टूडेंट सुने, अभी हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में जर्मन ओपन में, और जर्मन ओपन में विश्व के किस खिलाड़ी को हराया है सेमीफाइनल में? तो यहां पर विक्टर एक्सेल्सन आपका आंसर है, विक्टर एक्सेल्सन को परास्त कर दिया है किसने? लक्ष्य सेन में। अब मैं आपको ये बता दूं, लक्ष्य सेन ने तो पहले भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है,
वर्ल्ड जूनियर ओलंपिक में वर्ल्ड लेवल पर ये उपलब्धियां आपकी रही हैं। तो वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपसे पूछा जाए लक्ष्मण सेन क्यों चर्चा में है, लक्ष्य सेन क्यों चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। अभी जो विक्टर एक्सेलसेन है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये संबंध रखते हैं, ये निवासी हैं, किस देश के प्लेयर है, वो जगह का नाम है डेनमार्क। तो किस देश के खिलाड़ी को हराया? डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया। अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक टर्म प्रयोग की थी और उसे कहा था ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया है कि जब भी आप ट्रेडिशनल जीके शेयर करेंगे, तब तक जब भी आप करंट अफेयर्स को शेयर करेंगे, आपकी ट्रेडिशनल जीके अपडेट होती चली जाएगी, रिवीजन होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज, आप करंट अफेयर ऐसे ही तो पढ़ते हैं, बुक्स इन न्यूज, ऑथर्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज। तो जब आप इन स्लाइड्स को पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक जो डिवाइड करके आप बुक्स में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वो सारा करंट अफेयर्स एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा, एक नाम यहां पर प्लेस का दिया गया है, होलोंगी। मेरे सारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिख रहा हूं, होलोंगी। जिस प्लेस पर हम लोग बात कर रहे हैं उस प्लेस का नाम क्या दिया जा रहा है? होलोंगी। मैं आप लोगों के लिए होलोंगी ये प्लेस का नाम दिया है। विच वाज सीन इन न्यूज, जो चर्चा में था, इज अ सिटी लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वो कह रहे हैं होलोंगी जो अभी चर्चा में है, बताइए होलोंगी नामक स्थान भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो चर्चा में क्यों है उस पर हम लोग बात करेंगे। 4 राज्यों के नाम दिए गए। उन्होंने कहा मेघालय। आपको मैं यहां शेयर करना चाहता हूं, करंट अफेयर्स के रेफरेंस में ट्रेडिशनल जीके भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य का नाम है मेघालय, मेघों का आलय। अगर मैं ये कह दूं क्लाउड्स की अपीयरेंस, क्लाउड्स का होना, बादलों का घर, हाउस और होम ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि यहां बादल होते हैं, काफी अच्छी वर्षा होती है। आप लोग जानते हैं, आपका ये क्वेश्चन मौसिन राम, विश्व में मैक्सिमम रेन के लिए विश्व का सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है? इट इज मेघालय। तो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में। मेघालय का मीन मैंने आपको कहा अरुणाचल प्रदेश। आपके भारत में सबसे पहले ईस्ट में अगर कोई स्टेट है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य उदित होता है, स्टेट ऑफ सनराइज, वो सनराइज वाला प्रदेश है। और राजस्थान, ये शब्द तो ये निकला हुआ है किससे? राजपुताना से। इसको तो पहले क्या कहा जाता था? राजस्थान भी कहा जाता था। What was the former name of Rajasthan? It was known as Rajasthan and Rajputana also. तो अभी एट प्रेजेंट इट नोन एज राजस्थान। अब आपको देखिए राजस्थान की बात की जाए तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? जयपुर। वो हमने मेघों का आलय पढ़ा, बताइए मेघों के आलय की कैपिटल कौन सी है मेरे स्टूडेंट? शिलोंग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इट इज मेरे स्टूडेंट, बताइए कौन सी जगह है? ईटानगर। और अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा की राजधानी कौन सी है? वो राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। तो हम लोगों ने यहां पर स्टेट और उनकी कैपिटल को डिस्कस किया है। हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़े, ट्रेडिशनल जीके अपडेट होती चले। और देखिए यहां पर मैंने 4 स्टेट की राजधानियां लिख दी है, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब देखिए यहां पर लास्ट स्टेट का नाम दिया उन्होंने ओडिशा। आखिर ये जो होलोंगी नामक जगह है, ये होलोंगी नामक जगह की मैंने एक इमेज शेयर की है। होलोंगी नामक जगह, द वर्ड ग्रीन फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
अब आखिर ये ग्रीन फील्ड शब्द आया कहां से, तो होलोंगी का संबंध ग्रीन फील्ड से कैसे है, उसी बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, ये नोट कर लिया होगा आपने, और इसे मैं हटा करके आपसे डिस्कशंस कर रहा हूं दूसरे पॉइंट्स पर जो हमारा क्वेश्चन का बेस बनेंगे। ये जो होलोंगी नामक जगह है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एविएशन डिपार्टमेंट के रेफरेंस में कहा था कि देश में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। ग्रीन फील्ड वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिया गया है। अ न्यू एयरपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैचेस इन एज अनयूज्ड लैंड। देखिए यहां पर ग्रीन फील्ड का मतलब है अनयूज्ड प्लेटफॉर्म, अनयूज्ड लैंड पर अगर कुछ डेवलप कर दिया जाए तो ऐसी भूमि जो उपयोग में ना हो और वह खाली पड़ी हो, तो अगर हमने उस पर एयरपोर्ट डेवलप कर दिया तो अनयूज्ड लैंड के ऊपर जो डेवलपमेंट किया जाता है वो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट कहलाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से निकला हुआ शब्द, और देश में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक होलोंगी में बनाया जा रहा है, विच इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। The airport should be ready for the operation on August 15, 2022। तो देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा आपको कि होलोंगी चर्चा में वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तेजी से काम किया जा रहा है। और देखिए 15 अगस्त 2022 को ये न्यूज में होगा, चर्चा में होगा। क्यों? क्योंकि यह अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देगा 15 अगस्त 2022 से। तो होलोंगी क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एंड प्लेस और होलोंगी सिचुएटेड इन विच स्टेट? इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ रहे हैं। महिलाओं के अधिकार की बात की जाए और पूरे विश्व स्तर पर एक अवेयरनेस जनरेट की जाए। महिलाओं को समान अधिकार मिलने ही चाहिए, चाहे घर की बात की जाए, चाहे वेतन की बात की जाए, चाहे सम्मान की बात की जाए, बराबरी का दर्जा उनका, इक्वलिटी का उनका राइट है। वो कह रहे हैं व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड? बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आपको यहां एक पिक्चर या इमेज शो की है, और ये कह रहे हैं क्या 7 मार्च को, क्या 8 मार्च को, क्या 9 मार्च को, क्या 11 मार्च को? मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए, आंसर मैंने लिख दिया है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एनुअल बेसिस। वो वार्षिक स्तर पर मनाया जाता है। अब देखिए जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मैं लिख रहा हूं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब देखें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जो अब की बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया 22 में 2022 में, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी जो थीम थी, उसकी वो थीम क्या थी? इट इज अबाउट जेंडर इक्वलिटी टुडे। वो आज की लैंगिक समानता हो फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, आने वाले स्थायी भविष्य के लिए, आने वाले एक अच्छे कल के लिए, जेंडर इक्वलिटी टुडे। वो लैंगिक समानता की बात की गई है। तो देखिए मैंने आपसे शेयर किया व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022। थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन डेटेड 8 मार्च। ये मैं आपको फिर बता देता हूं स्टूडेंट, 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। जैसे मजदूर दिवस है, विश्व एड्स दिवस है, महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, लिख लीजिएगा आप। देखिए स्टूडेंट्स का रुचिकर विषय युवाओं की धड़कन और युवाओं के लिए विशेष रुचिकर, हाँ ऐसे प्रश्न आने भी चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 ने किसने जीता? ये इट वाज 14th एडिशन।
तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका तो जादू पूरी दुनिया में बढ़ चढ़कर बोलता है। आश्चर्यचकित सफलता के दौर, मैंने एक इमेज शेयर की है इंडियन प्रीमियर लीग, और इंडियन प्रीमियर लीग का ये 14th एडिशन था। वो कह रहे हैं ये किसके द्वारा जीता गया? क्या चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया, मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा जीता गया? तो मैंने एक इमेज शेयर कर दी है, थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, और इंडियन प्रीमियर लीग आप कैप्टन थे, कप्तान थे किसके? चेन्नई सुपर किंग के। चेन्नई सुपर किंग ने हरा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को, चैंपियन बनी, विजेता बनी आईपीएल 2021 की चेन्नई सुपर किंग। और आप लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपकी धड़कन महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय युवा क्रिकेटर्स, उनके लोकप्रिय खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी की जब बात की जाए, मैंने इमेज शेयर की है, आप ही कप्तान थे, हिंट मैंने पहले ही दे दिया था, चेन्नई सुपर किंग। ये आंसर है आपका आईपीएल 2021 के विनर टीम का। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आएंगे। अब देखिए, मार्च में हम लोग इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, डे ऑफ राजस्थान दिवस पर बात करेंगे। तो 4 तो डेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व्ड, वो कह रहे हैं कि बताइए अंतरराष्ट्रीय फॉरेस्ट वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो वन दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2022 जब मनाया गया, और जो उसकी जो थीम दी गई है, वो थीम मैंने आपके साथ शेयर की है। स्टूडेंट, मैं एक बार शेयर कर रहा हूं, व्हाट इज थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ऑफ द 2022? इट इज फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाला। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। कंजम्पशन का मतलब होता है जो हम उपयोग में लेंगे, उपभोग में लेंगे। वो कह रहे हैं वन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वो जो वन है उनका एक लंबे समय तक उत्पादन, उसकी वनों का प्रतिशत बढ़े, हरियाली बढ़े, और एक लंबे समय तक जो उनका उपयोग हम लोग कर पाए एक अच्छे तरीके से। ये थीम दी गई है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये थीम दी गई है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की। ये जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 22, मार्च 21, मार्च 20, मार्च 19। देखिए, आपके लिए जो मैं बता रहा हूं वो मार्च 21 है। 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। अब देखिए, यहां पर करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उनकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्रेडिशनल जीके साथ साथ क्लियर होगी और बहुत अच्छी सफलता का आधार बनेंगे। अब देखेंगे, यहां पर मैं एक और करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो साथ में ट्रेडिशनल जीके भी शेयर होगी। अब जब हम लोग फॉरेस्ट डे की बात कर रहे हैं, यहां पर फॉरेस्ट से रिलेटेड फैक्ट में डिस्कस कर रहा हूं। देखें, मैंने आपको एक अर्थ ड्रॉ कर दी, और वैसे तो ये अपने एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, लेकिन केवल हम समझने के लिए ऐसे नॉर्थ पोल बना लिया, ये साउथ पोल। इस तरह पोल से पोल को जोड़ने वाली जो लाइन्स हैं, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहते हो आप लोग देशांतर। और इसी को तो कहा जाता है मेरे स्टूडेंट, इन्हीं को तो कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लेकिन वो रेखाएं जो सर्किल के रूप में होती हैं, और वो जो रेखाएं अर्थ पर सर्किल के रूप में बनी हैं, इन्हीं को तो आप कहते हैं अक्षांश, और इन्हीं को तो आप कहते हैं लेटीट्यूड। तो वह अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, मैंने डायग्राम से शो किया आपको। तो आपके ये फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। देशांतर है लॉन्गिट्यूड, और आपका अक्षांश है लेटीट्यूड। तो अभी तो हम इस पर चर्चा करेंगे फॉरेस्ट के रेफरेंस में।
अब देखेंगे, ये आपकी मैंने अर्थ को ड्रॉ कर दिया है। मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूं, हमारी अर्थ क्या स्फेरिकल गोल है ना जियोइड लघुवक्ष गोलाभ है, मंडलाकार गोला है, पृथ्वी गोल नहीं है। तो सारे स्टूडेंट सुने, वो 0 डिग्री का इक्वेटर है। 0 डिग्री के इक्वेटर को आप लोग लिखते हैं भूमध्य रेखा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 20, 30, 90 डिग्री तो नॉर्थ पोल तक, और ऐसे ही साउथ में 90 डिग्री। तो लगभग 10 डिग्री साउथ में और 10 डिग्री नॉर्थ में ये जो बेल्ट बनती है आपकी अर्थ पर, मेरे सारे स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे ग्लोब पर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ अप्रोक्स, लगभग दोनों नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में 10-10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड के बीच का जो रीजन है, रीजन बिटवीन बोथ लेटीट्यूड, ये जो लेटीट्यूड है इसमें विश्व के सबसे ज्यादा वन मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर हीट भी सबसे ज्यादा होती है, बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, सदाबहार वन का मिलना, जब टेम्परेचर हो, रेन हो, ह्यूमिडिटी हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, ग्लोब पर ये वो बेल्ट है जहां मैक्सिमम फॉरेस्ट होते हैं, और जहां मैक्सिमम फॉरेस्ट होंगे वहां क्या पाई जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन। इसीलिए 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, इसे कहा जाता है लंग्स ऑफ वर्ल्ड, इसी को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा। बताइए विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम फॉरेस्ट होने के कारण 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच वाली जो बेल्ट है उसे कहा जाता है लंग्स ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आएंगे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं इसमें देखेंगे हम लोग, विच नेशन विल इन्वेस्ट 3.2 लाख करोड़ रुपीस, 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर में कौन सा नेशन करेगा? ये पीएम मोदी जी का स्टेटमेंट है। तो देखिए, क्या वो ऑस्ट्रेलिया होगा? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल लिखी हुई है मेरे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने यहां पर शेयर किया हुआ है कैपिटल्स। कैपिटल्स को आप लोग क्या लिखते हैं? राजधानी लिखते हैं। वो कह रहे हैं क्या पोलैंड है जो हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा? पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। वो इजराइल है, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। वो जापान है, जापान, हाँ बिल्कुल, टोक्यो। तो एक वेल नोन नेम है आपका टोक्यो। मैं आपको यहां पर एक लाइन जो शेयर करना चाहता हूं, देखिए ज्योग्राफी भी हमारा विषय है जीके का, और भारत के अंदर जो 13 बताइए नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, बताइए भारत के जो मुख्य या प्रधान बंदरगाह हैं, वो मुख्य या प्रधान बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। इट इज ट्रेडिशनल जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इट इज 13। ये पहले 12 थे, अभी 13 हो गए। तो पोर्ट वाले चैप्टर में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 प्रधान बंदरगाहों वाला देश, एक स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा, एंड पोर्ट ऑफ गोवा इज मारमा गोवा। जो लोग आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। हम आयरन के मामले में भरपूर प्रोडक्शन रखते हैं, लोहे के मामले में हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने पूछा, बताइए भारत से मारमा गोवा या गोवा जो पोर्ट है वहां से आयरन या लोहा किस देश को मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है? जापान। तो देखिए मारमा गोवा पोर्ट कहां है? अभी सारे स्टूडेंट्स ने जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए,
मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं वो आपको नोट्स बनाने में आसानी देगा। देखिए आपके जो नोट्स हैं उसमें देखिए अभी तक पढ़ा भारत में प्रधान बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो मेजर पोर्ट्स कितने हैं 13। अगर मैं आपसे पूछूं अगला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, मारमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गोवा। हम मैक्सिमम आयरन किस देश को एक्सपोर्ट करते हैं, जापान। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में एक देश जो इन्वेस्ट करने वाला है 3.2 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर। इट वाज स्टेटमेंट ऑफ पीएम मोदी इन इंडिया जापान समिट विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो भारत जापान की जो बैठक हुई, इंडो जापान जो समिट हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जापान भारत के अंदर अगले 5 वर्षों में इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, 3.2 लाख करोड़ रुपए। तो बताइए अगले 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में कौन सा देश करने वाला है, जापान। आपके ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन क्लियर हो गए, आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया, भारत की ज्योग्राफी का कोई इंट्रोडक्शन आपको मिला, वर्ल्ड की कैपिटल्स आपका रिवीजन हो गया, कुछ याद है कुछ नहीं है, नोट्स बना लीजिए। अब सारे स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आएंगे। देखिए अगर इस स्लाइड में अगर मैं आपको पॉइंट्स गिनाना चाहूं, कम से कम 10 क्वेश्चन है आपके। अब आप देखो कि आपको थोड़ा मेहनत एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। एक स्लाइड में 10 क्वेश्चन मेंटेन हो रहे हैं, तो सोचिए 10 स्लाइड में तो 100 क्वेश्चन मेंटेन हो रहे हैं। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, वन लाइनर के नोट्स नहीं बना रहे, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू लर्न जीके इट इज ओनली वन लाइनर अप्रोच। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपका रिवीजन होता है। और मैंने हमेशा कहा है जब भी आप नोट्स बनाएंगे नीले कलर से क्वेश्चन लिखिए, लाल कलर से आप आंसर लिखिए। ब्रेन में लंबे समय तक वो इमेज सेव रहेगी और ब्रेन उसे रिकॉल आसानी से कर पाता है। अब देखें, हैप्पीनेस पैसा है, सम्मान है, व्यस्त जीवन है, फिर भी कहीं एक बेचैनी है। एक बहुत बड़ी समस्या है टेंशन, डिप्रेशन। टेंशन ही तो डिप्रेशन में बदलता है। टेंशन एक समस्या लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो अभी तो संभावना है आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन लंबे समय तक अगर ये बनी रही, टेंशन कन्वर्ट्स इनटू डिप्रेशन। टेंशन और डिप्रेशन, टेंशन में आपके मन में एक विचार है इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं, जीत सकता हूं, और अगर आप उस टेंशन से बाहर नहीं आए और वो डिप्रेशन में बदल गई, आप समझ लीजिए दोनों के बीच का डिप्रेशन का इंडिकेशन है जीतने का विचार ही छोड़ देना, अब मैं जीत ही नहीं सकता। हैप्पीनेस की तो कमी है परिवार में, समाज में, हमारे ऑफिस में, हर जगह। हम कार्य के बोझ से अपने आप को खुद को ही इतना तनाव में ले आते हैं कि हैप्पीनेस को तो महसूस ही नहीं कर पाते। देखें अब यहां कहा गया व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कि विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है। क्या 18 मार्च को मनाया जाता है, क्या 19 को, क्या 20 को, क्या 21 को? आपका आंसर तो मैं शेयर कर देता हूं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च। वो 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस, खुश रहिए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। द डे एम टू मेक पीपुल रियलाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस विद इन देयर लाइफ। वो कह रहे हैं इस डे को सेलिब्रेट करने का कारण क्या है। आखिर आप कह रहे हैं वो प्रसन्नता है, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं उसको खुशहाली। वो जो खुशहाली है उसका आपके जीवन में महत्व है। खुश रहिए, जितना है जो है उसमें आप खुश रहना सीखिए। अधिक की कोई सीमा नहीं है।
तो वर्ल्ड लेवल पर एक मैसेज दिया कि जो है जितना आपके साथ है उस खुशहाली को अपने जीवन का अभिन्न भाग मान लीजिए, इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सारे स्टूडेंट सुनेंगे व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इन ईयर 2022। बताइए अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 में जो सेलिब्रेट किया, मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, उसका सूत्र वाक्य क्या था? बिल्ट बैक हैप्पियर। तो सारे स्टूडेंट सुने बिल्ट बैक हैप्पियर। तो यहां पर जो बैक शब्द है ना, वापस उस खुशहाली को, उस खुशी को डेवलप कीजिए। तो यहां पर ये माना गया। आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं इस बार के इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रेफरेंस में ये थीम क्यों रखी गई, बिल्ट बैक हैप्पियर। पुनः दोबारा से एक बार खुश हो जाइए। आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, वो कोरोना की जो महामारी थी, जब उससे आप बाहर आए हैं तो खुश होइए, खुशहाली को, प्रसन्नता को महसूस कीजिए। तो खुशहाली को महसूस कीजिए। हम कोरोना के दौर से बाहर आ गए हैं, चारों तरफ खुशहाली है, खुश होइए, आपके जीवन का अभिन्न भाग है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ रहे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। और भारत में एक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की एक प्रक्रिया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन कार्ड? इसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो जारी करता है आपके भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग पैन नंबर को जारी करता है। दोनों में ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके होते हैं। आपके पैन कार्ड को आपको लिंक कराना है किससे? आधार से। इसकी लास्ट डेट क्या दी गई? 30 मार्च। क्या दी गई? 31 मार्च। अप्रैल 15। आपकी जो लास्ट डेट दी गई है आपके पैन कार्ड को जब आप लोग आधार के साथ लिंक करेंगे, उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग दी गई है 31 मार्च। तो मान लीजिए वैसे तो आपको ऐसा करवाना मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, इससे पहले यह प्रोसेस किया गया था कि सितंबर मंथ तक यह प्रोसेस कर लिए जाए, एक्सटेंडेड कर दी गई डेट जो ऐसा नहीं कर पाए 31 मार्च तक। अब देखिए 31 मार्च तक ये प्रोसेस किया गया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन भी कर दिया है इस बार सरकार ने। तो 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन है। 31 मार्च लास्ट डेट है, जबकि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग शेयर कर रहे हैं मार्च 2022 में राजस्थान, आप लोगों के साथ नाम के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपका जो राजस्थान है उसके बारे में मैं यहां पर जो शो कर रहा हूं, देखेंगे ये आपका राजस्थान को लगभग, राजस्थान की जो लोकेशन है आपका गुजरात के साथ लगता हुआ राजस्थान, ये अरावली मैंने शो किया, ये आपका वो स्टेट लगभग मैंने शो कर दिया। अब देखेंगे भारत के अंदर महाराष्ट्र के बाद आपके राज्य के रूप में गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? कौन सा? इट इज गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। अभी हम लोग बात करेंगे द बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज राजस्थान। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। राज्यनथ डांस ऑफ स्टेट, एक तो घूमर, लेकिन ये घूमर की स्लाइड नहीं है, इट इज डांस ऑफ कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को मैंने शो किया है। तो देखिए घूमर नहीं है, इट इज कालबेलिया डांस। वो कालबेलिया नृत्य है जिसकी प्रसिद्ध फेमस कलाकार गुलाबो हैं, और ये घूमर डांस जो स्टेट के डांस यानी राजस्थान का राज्य नृत्य माना गया, नृत्यों का सिरमौर। मैंने कुछ फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए, लिखिए।
आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, कंपटीशन में सक्सेस का बेस बनेगी। बताइए, ये पूछ रहे हैं आपसे, भारत के सबसे बड़े राज्य का राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने 30 मार्च है, 31 है, 1 अप्रैल है, 15 अप्रैल है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन फिर दिखाई दे रहे हैं। अब देखें, राजस्थान दिवस के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जब भारत की आजादी हुई 7 स्टेप में, हिंदी में देखिए मैं लिख रहा हूं, यह लिखा है एकीकरण किया गया आपकी रियासतों का, प्रिंसली स्टेट्स का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? रियासतें। तो एक से ज्यादा रियासतों का इंटीग्रेशन किया गया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया गया, राजनीतिक एकीकरण, और आपके सामने क्या दिखाई दिया? राजस्थान दिवस। 7 स्टेप्स में ये जो प्रोसेस हुआ, उसमें एक तो आपकी डेट आ रही है जो आपके साथ में यहां पर शेयर कर रहा हूं, वो कौन सी डेट थी? वो आपकी 30 मार्च की डेट है। तो 30 मार्च को राजस्थान के संदर्भ मैंने आपको ये डेट शेयर की। मोस्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि अधिकांश राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, इसीलिए 30 मार्च को तब से ही क्या मना दिया जाता है? मेरे सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, इट इज सेलिब्रेटेड एज राजस्थान दिवस। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। 30 मार्च, करंट अफेयर्स मार्च में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च, इट वाज राजस्थान दिवस। सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट अप्रोच को ध्यान रखें। 30 मार्च के बाद 1 नवंबर 1956 को इंटीग्रेशन पूरा हुआ था। तो 1 नवंबर को हमारे राजस्थान का इंटीग्रेशन तो पूरा हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ राजस्थान तो पहले ही 30 मार्च को पूरा हो चुका था। तो मोस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, इसीलिए 1 नवंबर नहीं, तब से ही हम फॉलो करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।